मेरा नाम एलाय है और मैं ऊटा के जंगलों में बिताई अपनी पहली रात को कभी नहीं भूल सकता। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने आसमान को लगभग ढक ही लिया था। सिर्फ कैंपफायर की हल्की हल्की चटकती रोशनी थी जो ठंडी रात की हवा को थोड़ा पीछे धकेल रही थी। मैंने अभी अभी एक लकड़ी काटने वाली टीम के साथ काम शुरू किया था और भले ही मैं किसी को ठीक से जानता नहीं था, फिर भी मुझे तुरंत एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। आइजैक, जो फॉरमैन था, उसकी उम्र करीब 50 के आसपास थी। उसकी घनी दाढ़ी थी और आंखें बहुत तेज थीं। वो ऐसा इंसान था जो आसानी से डरता नहीं था, लेकिन आज रात वो अलग लग रहा था। टीम के बाकी लोग, मैट, टायलर और सैम, सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन आइजैक उनमें शामिल नहीं हो रहा था। वो बस जंगल की तरफ घूर रहा था। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। जंगल में अंधेरा और घना था और उस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो मेरी गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े कर रहा था। ना कोई पक्षी की आवाज थी, ना किसी जानवर की, बस आग की आवाज और हम लोगों की धीमी बातचीत सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद आइजैक बोला, कभी स्किन वॉकर के बारे में सुना है? उसकी आवाज भारी थी, जैसे वो खुद ये सवाल पूछना नहीं चाहता था। आग के पास जो हंसी थी वो तुरंत थम गई। बाकी लोग एक दूसरे को घबराकर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे पता ही नहीं था कि स्किन वॉकर क्या होता है, लेकिन उनके चेहरों से साफ था कि वो कोई अच्छी चीज नहीं है। आइजैक थोड़ा आगे झुका। आग की लपटें उसकी आंखों में चमक रही थी। ये जंगल बहुत पुराने हैं, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। लोग कहते हैं यहाँ कुछ चीजें हैं जो होनी नहीं चाहिए। मैंने एक बार उसे देखा था जब मैं बच्चा था, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। वो रुका और मैंने देखा कि मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे थे। हवा भारी लगने लगी थी, जैसे जंगल हमारे और करीब आ रहा हो, सुन रहा हो। वो भी ऐसी ही रात थी। मैंने अपने पापा की आवाज सुनी, जंगल के अंदर से, मेरा नाम लेते हुए। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे पापा को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। आइजैक की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। मैं उसके पास नहीं गया क्योंकि मुझे पता था, और इसी वजह से मैं आज भी जिंदा हूं। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर घने पेड़ों की तरफ देखा। अचानक शाखाओं के बीच का अंधेरा बहुत बड़ा लगने लगा, जैसे वहां कुछ छुपा हो, बस इंतजार कर रहा हो कि हम अपनी सावधानी छोड़ दें। मैट, जो हमेशा मजाक करता था, वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी बनावटी लग रही थी। ओ आइजैक, तुम बस नए लड़के को डरा रहे हो। उसने मेरे कंधे पर थपकी दी, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची, और आइजैक ने भी कोई मुस्कान नहीं दी। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। कैंप के पास ही रहना। अगर जंगल में कुछ सुनो, अगर लगे कि कोई जान पहचान वाला दिख रहा है, तो उसके पीछे मत जाना। उसने सीधे मेरी तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि गलती मैं ही करने वाला हूं। आग जोर से चटकी और हवा का झोंका पत्तों को हिलाने लगा। उस आवाज से मैं हल्का सा उछल गया। लोग हंसे, लेकिन माहौल में एक अजीब तनाव अभी भी था। जंगल बहुत ज्यादा खामोश था, बिल्कुल स्थिर था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस एक बूढ़े आदमी की कहानी है, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, आइजैक झूठ नहीं बोल रहा। उस रात जब मैं अपने टेंट में लेटा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर की हर छोटी आवाज मेरा दिल तेज कर देती थी। मैं बार बार आइजैक की चेतावनी के बारे में सोच रहा था, उस आवाज के बारे में, और भले ही मैं खुद को समझा रहा था कि यह बस एक कहानी है, फिर भी यह एहसास नहीं जा रहा था कि बाहर कुछ मुझे देख रहा है। अगली सुबह कैंप बिखरा हुआ था। जैसे ही मैं टेंट से बाहर आया, मैंने देखा सारे औजार इधर उधर फैले हुए थे, जैसे कोई हमारी चीजों से छेड़छाड़ करके गया हो। सैम गालियां दे रहा था, आरी इकट्ठा कर रहा था, और मैट सर खुजला रहा था। टायलर पेड़ों के पास खड़ा
इधर उधर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। लगता है रैकून्स घुस आए थे, मैट ने मजाक में कहा, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था। मैंने देखा एक आरी पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी पैनी चीज ने उसे खरोंचा हो, लेकिन वो निशान किसी रैकून या किसी जानवर जैसे नहीं थे। बाकी लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। जैसे जैसे दिन बीतता गया, यह एहसास कि कोई मुझे देख रहा है और बढ़ता गया। हवा भारी लग रही थी, कोई पक्षी नहीं था, कोई गिलहरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। जब तक सूरज ढलने लगा, मेरी गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वह एहसास जा नहीं रहा था कि कुछ गलत है। और तभी शाम ढलने से ठीक पहले वो हुआ। मैं एक अच्छा पेड़ काटने की जगह ढूंढते हुए जरूरत से थोड़ा ज्यादा दूर चला गया था। पेड़ों के बीच लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थी। सब कुछ अजीब और अनजाना सा लग रहा था। तभी मैंने कुछ सुना, एलाए। मेरा दिल रुक गया। वो मेरी माँ की आवाज थी, वही नरम, वही स्नेह भरी, जैसे वो मुझे घर पर बुलाती थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मेरी माँ तो घर पर थी, सैकड़ों मील दूर। एलाए, इधर आओ बेटा। मैं तुरंत मुड़ा, देखने की कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है। दो पेड़ों के बीच करीब 50 फीट दूर मैंने एक आकृति देखी। वो मेरी मां जैसी दिख रही थी, पेड़ों की छाया में खड़ी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो बहुत ज्यादा स्थिर थी और उसकी आंखें हल्की पीली चमक रही थी, जिसने मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ा दी। मां, मैंने धीरे से कहा और पीछे हटने लगा। मेरा दिमाग भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी वो आकृति एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों की रोशनी ऐसे झिलमिलाई जैसे कोई अजीब सी आंख हो। तभी मुझे समझ आया, ये मेरी मां नहीं है, हो ही नहीं सकती। मैं मुड़ा और दौड़ पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था मैं कहां जा रहा हूं, बस वहां से दूर जाना था। पेड़ धुंधले होते जा रहे थे, मैं कैंप की तरफ भाग रहा था। मेरी सांसों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। हर कुछ सेकंड में मुझे लगता कि मेरे पीछे कदमों की आवाज आ रही है, धीमी, सोच समझकर चलने वाली आवाज, जैसे कोई मेरी नजर से बाहर चल रहा हो। जब मैं कैंप पहुंचा, मेरी सांस फूल चुकी थी और मैं कांप रहा था। बाकी लोग आग के पास बैठे हंस रहे थे, बात कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैंने क्या देखा, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो मुझे पागल समझते। सच कहूं तो मैं खुद को ही पागल समझ रहा था। तो मैं बस आग के पास बैठ गया, अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन हर बार जब मैं पेड़ों की तरफ देखता, मुझे कुछ दिखता। बस एक हल्की सी हरकत, एक परछाई जो इतनी लंबी थी कि वो हम में से कोई नहीं हो सकता था। और मेरे दिमाग में वही आवाज गूंजती रही, नरम, मीठी, मेरा नाम पुकारती हुई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। वहां कुछ बाहर था, हमें देख रहा था, मैं महसूस कर सकता था। और न जाने क्यों मुझे पता था वो और करीब आ रहा है। जब तक अगली शाम हुई, सब कुछ बदल चुका था। कैंप में तनाव असहनीय हो गया था। सैम कई घंटों से गायब था और वो कहीं मिल नहीं रहा था। हमने जंगल छान मारा, उसका नाम पुकारा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। आइजैक आगे पीछे टहल रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पसीने से भीगा हुआ वो खुद से कुछ बड़बड़ा रहा था। मैट और टाइलर भी बेहतर हालत में नहीं थे। उनकी आंखें बार बार घबराकर पेड़ों की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे अंधेरा हमारे चारों तरफ छाने लगा, मैं उस चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था जो मैंने पिछली रात देखी थी। वो आकृति
जो मेरी माँ जैसी दिखती थी। उसकी आंखों की वो अजीब पीली चमक मुझे अब भी याद आ रही थी। कुछ वहां बाहर था और वो सैम को ले गया था। मुझे पता था, भले ही मैं जोर से नहीं कह पा रहा था। बाकी लोग मुझ पर यकीन नहीं करते और अब तो मैं खुद भी सोचने लगा था कि शायद मैंने ये सब कल्पना की हो। लेकिन मैं जानता था मैंने क्या देखा था। उस रात हम सब आग के पास ही बैठे रहे। हम ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। आग की हल्की चटकने की आवाज आ रही थी। वो जंगल की उस डरावनी खामोशी को तोड़ रही थी। हर कुछ सेकंड में हम में से कोई ना कोई पेड़ों की तरफ देख लेता, जैसे हमें उम्मीद हो कि कुछ भी किसी भी पल बाहर निकलकर हम पर हमला कर सकता है। आइजैक, जो मेरे सामने बैठा था, उसने अचानक ऊपर देखा। आग के पास ही रहो, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। कहीं मत जाना। मैट माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए हंसा। अरे आइजैक, यह बस सैम का कोई बेवकूफ़ी भरा मजाक होगा। वो शायद अभी हमें देख रहा होगा और हंस रहा होगा। लेकिन आइजैक नहीं हंसा। सैम चला गया है और यह कोई मजाक नहीं है। उसकी नज़र जंगल की तरफ गई। वो बाहर है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आग की रोशनी झिलमिलाई और लंबी लंबी परछाइयां चारों तरफ फैल गईं। पेड़ जो आमतौर पर स्थिर रहते थे अब हिलते हुए लग रहे थे, जैसे उनके बीच कुछ चल रहा हो। तभी हमने सुना, मैट। वो सैम की आवाज थी, अंधेरे से आ रही थी। हम सब जम गए, सुनने लगे। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से। मैट, मेरी मदद करो। मैट तुरंत खड़ा हो गया, पेड़ों की तरफ देखने लगा। सैम, क्या वो तुम हो? उसने टॉर्च उठाई और एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन आइजैक तुरंत उठा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी पकड़ कड़ी थी। वो सैम नहीं है। लेकिन मैट ने हाथ छुड़ा लिया, सर हिलाते हुए कहा, मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे मदद चाहिए। और बिना कुछ कहे मैट पेड़ों के बीच गायब हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी इधर उधर उछल रही थी। मैंने पीछे से पुकारा, मैट, लेकिन वो जा चुका था। आइजैक ने धीरे से गाली दी और मेरी और टाइलर की तरफ मुड़ा। आग के पास ही रहो, हिलना मत। कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर एक चीख गूंजी, तीखी, डर से भरी। वो मैट की आवाज थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। उस आवाज ने मेरा खून जमा दिया। हम सब वहीं खड़े रह गए, अंधेरे जंगल को घूरते हुए, लेकिन कोई भी हिला नहीं। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिले ही नहीं। आइजैक सही था, जो भी वहां बाहर था वो सैम नहीं था, और अब उसने मैट को भी ले लिया था। जब हम वहां डर से जमे खड़े थे, मैंने फिर से कुछ सुना। कदमों की आवाज, धीमी, सोच समझ कर चलती हुई। वो हमारे चारों तरफ घूम रही थी। कोई हमें देख रहा था, हमारा पीछा कर रहा था। बस हमारी नजर से थोड़ा दूर मैं उसकी निगाहों का बोझ महसूस कर सकता था, और मेरे दिमाग के पीछे एक आवाज फुसफुसाई, अगले तुम हो। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा था। मैट जा चुका था और जो भी जंगल में था वो उसे ले गया था, और अब बस मैं, आइजैक और टाइलर बचे थे। हम आग के पास सिमटकर चुपचाप बैठे थे। सिर्फ आग की चटकने की आवाज और कभी कभी हवा से हिलते पेड़ों की सरसराहट आ रही थी। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा सन्नाटा नहीं था, बल्कि वो एहसास था कि कोई हमें देख रहा है और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। सबसे पहले आइजैक ने चुप्पी तोड़ी। हमें अभी यहां से निकलना होगा। टाइलर ने सर हिलाया। उसका चेहरा अंधेरे में फीका लग रहा था। हम बच नहीं पाएंगे। आइजैक की आंखें पागलों जैसी लग रही थी। अगर हम यहीं रहे तो मारे जाएंगे। वो सैम और मैट को ले चुका है।
अगला नंबर हमारा है। मैंने पेड़ों की तरफ देखा। मेरा पेट डर से मरोड़ खा रहा था। मैं भागना चाहता था, दूर जाना चाहता था, लेकिन जंगल में इतना अंधेरा था, इतना घना था, जैसे वो हमें घेर रहा हो, जैसे पेड़ खुद जिंदा हो। लेकिन आइजैक भी सही था। हम वहां नहीं रह सकते थे। जो भी वहां था वो रुकने वाला नहीं था। आइजैक ने टॉर्च उठाई और पुरानी लॉगिंग रोड की तरफ इशारा किया। ट्रक उस तरफ है, अगर हम साथ रहे तो पहुंच सकते हैं। मैंने सर हिलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। टायलर अभी भी कांप रहा था और हम चल पड़े। हमारी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थी। हर टहनी के टूटने की आवाज, हर पत्ते की सरसराहट मेरी धड़कन और तेज कर देती। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां हमारे चारों तरफ हिल रही हों, मुड़ रही हों, बदल रही हों। हम जंगल में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते रहो, आइजैक ने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बिल्कुल भी रुकना मत। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मैंने फिर से एक आवाज सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी। एलाई, एलाई। वो मेरी माँ की आवाज थी, मेरी असली माँ, जो घर पर थी। वही नरम, वही सुकून देने वाली आवाज, जैसे वो बचपन में मुझे खाने के लिए बुलाती थी। लेकिन मुझे पता था ये वो नहीं हो सकती। वो मीलों दूर घर पर सुरक्षित थी। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। आइजैक रुका और मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें फैली हुई थी। इसे नजरअंदाज करो, वो इसी तरह फंसाता है। लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से। एलाय, इधर आओ बेटा। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं, उसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज इतनी असली लग रही थी कि मेरे पैर भारी हो गए, जैसे वो खुद ही उस तरफ चलना चाहते हो, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, जंगल की तरफ भागने की इच्छा को दबाया। मुझे पता था जो भी मुझे बुला रहा था वो मेरी माँ नहीं थी। वो वही चीज थी जिसने सैम और मैट को गायब किया था। अचानक हमारे बाईं तरफ पेड़ों से एक जोरदार आवाज आई। टायलर चीखा और बिना सोचे समझे अंधेरे में भाग गया। आइजैक और मैंने उसे पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो जा चुका था। हमें यहां से अभी जाना होगा। आइजैक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए आगे बढ़ा। हम दौड़ने लगे। जंगल जैसे हमारे चारों तरफ सिमट रहा था। पीछे से कदमों की आवाज और तेज होती जा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता था वो मेरे ठीक पीछे था, मेरी गर्दन पर सांस लेता हुआ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। आखिरकार हम लॉगिंग रोड पर निकल आए। हमारा ट्रक सामने ही खड़ा था। आइजैक घबराते हुए चाबियां निकालने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। कदमों की आवाज अचानक रुक गई। सब कुछ शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। और तभी मैंने उसे देखा। दूर पेड़ों के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी। उसकी त्वचा हड्डियों पर बहुत तनी हुई थी। उसकी आंखें पीली चमक रही थी। वो मुस्कुराया, लेकिन उसका मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा था। आइजैक ने ट्रक स्टार्ट किया और हम तेजी से सड़क पर निकल गए। लेकिन चलते हुए मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, वो आकृति अभी भी वहीं थी, सड़क के बीच खड़ी हमें जाते हुए देख रही थी। और वो फिर से मुस्कुरा रही थी। उसकी चमकती आंखें जैसे मेरे अंदर तक घुस रही थी। उन जंगलों में मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। जो मैंने झेला उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। बाहर से जंगल शांत लग सकता है, लेकिन अब मैं सच्चाई जानता हूं। वो कुछ छुपाता है, कुछ बहुत पुराना और भूखा। उन पीली चमकती आंखों की याद और वो टेढ़ी मुस्कान मेरे हर ख्याल में आज भी बसी है। आइजैक कभी इसके बारे में बात नहीं करता और मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तय है, मैं उस जगह के पास भी दोबारा नहीं जाऊंगा। जंगल अपने राज अपने पास रखे और मैं अपने।
अपनी 20s में मैं वैसी लड़की थी जिसे आप एडवेंचर गर्ल कह सकते हैं, लेकिन करीब 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैं शहर में आ गई, एक बोरिंग नौकरी करने लगी, एक बोरिंग से अपार्टमेंट में रहने लगी और बाहर की दुनिया से दूर हो गई। इतने सालों में मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, बस अपनी पत्नी को छोड़कर, क्योंकि पहली बात लोग मुझे पागल समझेंगे और दूसरी बात मैं खुद भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन आज मैं इसे बता रही हूं क्योंकि आप लोग ये सुनने के हकदार हो। आखिरकार शायद आपने ही मेरी जान बचाई थी। उस समय मैंने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था और टेक्सास से अलास्का शिफ्ट हुई थी, सिर्फ एक वजह से, एडवेंचर। मेरा काम भी मुझे पसंद था और अच्छी सैलरी मिलती थी और मुझे इतनी छुट्टियां मिल जाती थीं कि मैं समय समय पर कुछ रोमांचक कर सकूं। मेरी बकेट लिस्ट में एक चीज थी, डॉल्टन हाईवे पर ड्राइव करना, जो फेयरबैंक्स से लेकर आर्कटिक ओशियन के पास प्रूडो बे तक जाता है। लगभग 500 मील का हाईवे और 11 घंटे का सफ़र, वो भी गर्मियों में। लेकिन काम की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई और जब मौका मिला तब तक अर्ली ऑटम आ चुका था। तब तक बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सड़क अभी भी साफ रखी जा रही थी और मैं अपनी 1995 टोयोटा लैंड क्रूज़र चला रही थी, जो पूरी तरह एक्सपीडिशन के लिए तैयार थी। और मैं भी तैयार थी। मेरे पास पूरा कैंपिंग गियर था, इमरजेंसी गियर, सैटेलाइट फ़ोन, भरपूर खाना और पानी और फ्यूल के लिए एक्स्ट्रा कैंस। आने जाने के लिए सब कुछ था और साथ में सैम कॉल्ट की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, सेंटर कंसोल में रखी हुई थी। अगर आप नहीं जानते तो वो 1911 पिस्टल है और मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने प्लान किया था कि ये सफ़र 2 दिन में पूरा करूंगी। बीच में गाड़ी के पीछे सो जाऊंगी। मेरे पास काफ़ी कंबल थे ताकि मैं गर्म रह सकूं और पीछे आराम से सोने की जगह भी थी। बर्फ़ की वजह से मुझे गाड़ी धीरे चलानी थी। मैं सीनरी का भी मज़ा लेना चाहती थी और उस समय सूरज जल्दी ढल जाता था। उस दिन मेरी शुरुआत अच्छी थी, ड्राइविंग भी ठीक चल रही थी। सूरज डूबे 1 घंटा हो चुका था और मैं ब्रुक्स रेंज की पहाड़ियों में पहुंच रही थी। वो इलाका बहुत खूबसूरत था, लेकिन रात में खतरनाक भी था, इसलिए मैं रुकने ही वाली थी कि तभी आगे मुझे हैजार्ड लाइट्स दिखी। अलास्का में एक सख्त नियम है कि अगर किसी को दूर सुनसान सड़क पर परेशानी में देखो तो हमेशा रुकना है, खासकर जब बर्फ पड़ रही हो। अगर वो लोग तैयार नहीं हैं तो उनकी जान भी जा सकती है और ऐसे में आप उनकी जान बचा सकते हो। इसलिए मैंने भी वही किया। मैं एक निसान एसयूवी के पास रुकी। वो मेरी गाड़ी की तरह तैयार नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक थी। गाड़ी का एक टायर फटा हुआ था, जैक लगा हुआ था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मैं गाड़ी से उतरी, बर्फ में पैर धंस गए और इधर उधर देखने लगी। वहां पेड़ बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन कुछ एवरग्रीन के झुरमुट होते हैं जो काफी घने और काले हो सकते हैं। ऐसी बर्फीली रात में मैंने आवाज लगाई, हेलो, लेकिन आवाज कुछ ही दूरी पर दब गई, जैसा कि बर्फ में होता है। किसी को मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी थी। सिर्फ उनकी गाड़ी के फ्लैशर की हल्की क्लिक की आवाज आ रही थी। मैंने फिर से चिल्लाकर पूछा, कोई है? मेरे पास टूल्स हैं। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं उन दिनों खुद को काफी बहादुर मानती थी, लेकिन उस वक्त मैं डर गई थी। वो गाड़ी ज्यादा देर से यहां नहीं थी और फिर भी वहां कोई नहीं था। ऊपर से वो अजीब खामोशी और गहरा अंधेरा सब कुछ बेचैन कर रहा था। वैसे बर्फीली रात में सन्नाटा होना अजीब नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत डरावना था। इतना कि मैं वापस गाड़ी में गई और अपनी पिस्टल निकाल ली और उसे जैकेट की जेब में रख लिया, सिर्फ एहतियात के तौर पर। मुझे डर था आसपास कहीं भालू वगैरह ना हो। फिर मैं उस कार के पास गई और बर्फ में पैरों के निशान देखे। एक जोड़ी निशान टायर के पास थे और दूसरे जोड़ी निशान
गाड़ी के पीछे थे। फिर वो दूसरे जोड़ी निशान पेड़ों की तरफ चले गए। कुछ दूर रुककर इधर उधर घूमे और फिर जंगल में चले गए। और जो निशान टायर के पास थे वो पहले वाले निशानों के पीछे दौड़े। मैं कोई ट्रैकर नहीं हूं, लेकिन बर्फ में दौड़ने के निशान साफ दिखते हैं। अब मैं सच में डर गई थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं गाड़ी में बैठूं और वहां से निकल जाऊं, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह किसी की जान का सवाल हो सकता था। और वैसे भी मेरे पास तो पिस्टल भी थी, वो ग्रिजली बियर का भी सामना कर सकती थी। शायद इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं मिलेगा, यही सोचकर मैं चल पड़ी। मैं उन दोनों पैरों के निशानों के पीछे पीछे जंगल में चलने लगी। वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन मेरे पास अच्छी टॉर्च थी। याद है ना, मैं एडवेंचर गर्ल थी। लेकिन जैसे ही मैं पेड़ों के अंदर गई, खामोशी और भी गहरी हो गई, जैसा बर्फीले जंगल में होता है। बस मेरी सांसों की आवाज और बर्फ में चलते जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो, मैंने फिर से आवाज लगाई, लगभग 20 गज अंदर जाकर। सब ठीक है? इस बार जवाब आया। एक महिला की डरी हुई आवाज आई, यहां प्लीज मदद करो। ये सुनते ही मैं तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ने लगी। मैं पेड़ों के बीच अपनी टॉर्च घुमाते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं इधर हूं, आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से। प्लीज मदद करो। याद है, मैंने कहा था आप लोगों ने शायद मेरी जान बचाई थी, और ये वही पल था। मैं अचानक रुक गई। मेरी गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कुछ गड़बड़ थी, उस आवाज में कुछ अजीब था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या है, लेकिन वो थोड़ी सी गलत लग रही थी। मैंने टॉर्च उसी दिशा में की जहां से आवाज आई थी। क्या तुम घायल हो? मैंने पूछा। आवाज ऊंची थी, लेकिन अब चिल्ला नहीं रही थी। मदद करो। और इस बार वो और भी करीब से आ रही थी, लेकिन मैंने किसी के कदमों की आवाज नहीं सुनी थी। मेरी टॉर्च पर पकड़ कस गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सही नहीं था। उस समय मैं नो स्लीप जैसी बहुत सी कहानियां पढ़ती थी और काफी डरावनी कहानियां सुनी भी थी। तब मुझे लगता था यह सब असली नहीं होता, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता लग रहा था और मेरे अंदर खतरे की घंटी बज रही थी। ये पूरी स्थिति मेरे दिमाग में एक डर की तरह बैठ रही थी। मैंने एक बार फिर से कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सावधानी से पूछा। मदद करो, आवाज फिर से आई, और अब वो कुछ ही गज दूर थी। बस मेरे लिए इतना काफी था। मैंने टॉर्च बाएं हाथ में ली और दाएं हाथ से अपनी पिस्टल निकाल ली और दोनों उसी दिशा में तान दिए जहां से आवाज आ रही थी। वहां मुझे पेड़ों के अलावा कुछ और दिखा। थोड़ा दूर, बहुत हल्का सा, बर्फ में कुछ पड़ा हुआ था जो इंसान के आकार का था, और उसके आसपास की बर्फ काली पड़ी थी। मैं अभी समझ ही रही थी कि वो क्या है, तभी मेरे और उस चीज के बीच कुछ हिला और मुझे समझ आया वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लाश थी, और जो हमारे बीच में हिला था वो कोई अजीब सा जीव था। मैंने टॉर्च और बंदूक उस जीव पर तान दी। वो इंसान जैसा था, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन सब कुछ गलत था। उसके हाथ पैर बहुत लंबे थे, वो बहुत ऊंचा था, उसके बाल पतले और उलझे हुए थे, और उसका चेहरा, मैं कसम खाकर कहती हूं, उसका चेहरा बहुत गलत था। अंधेरे में डूबा हुआ था, शायद खून से सना हुआ था। मैंने 2 गोलियां चलाईं और पूरी ताकत से भागी। मुझे नहीं पता मैंने उसे मारा भी या नहीं। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज नहीं दौड़ी थी, और पीछे से टूटती टहनियों और बर्फ की आवाज से पता चल रहा था वो मेरा पीछा कर रहा था। मेरा दिल जैसे फटने वाला था और ठंडी हवा से मेरे फेफड़े जल रहे थे। 1-2 बार मैं फिसलते फिसलते बची। लगा अभी गिर जाऊंगी, लेकिन कैसे भी मैं संभल गई। दौड़ते हुए
मुझे और भी आवाजें सुनाई दी, सिर्फ पीछे से नहीं बल्कि चारों तरफ से। वो शायद एक से ज्यादा थे। उस रात में बहुत किस्मत वाली थी। मैंने लाश देखी, सही समय पर भाग गई और गिरी नहीं। और वो जो भी थे, थोड़ा सा करीब या तेज होते तो मैं बच नहीं पाती। मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने इतनी डरावनी कहानियां पढ़ी थी कि मुझे खतरे का एहसास हो गया था। और वो बेचारा कपल, शायद वो फंस गए थे और उनका अंजाम बहुत गलत हुआ। मैं भी वहीं रुकने वाली थी। अगर वो हैजार्ड लाइट्स ना दिखती तो मैं भी उसी जंगल में कैंप करने वाली थी। मैं सोच भी नहीं सकती मेरे साथ क्या होता। मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गई और शुक्र है मैंने इंजन चालू छोड़ा था। मैं अंदर घुसी, दरवाजा बंद किया, लॉक किया और तुरंत रिवर्स में डाला। जैसे ही गाड़ी चली, हेडलाइट्स में मैंने देखा पेड़ों से लंबी लंबी काली आकृतियां निकल रही थी जो मेरा पीछा कर रही थी। मैं गिन नहीं पाई, लेकिन कम से कम आधा दर्जन थी। सबके शरीर पर त्वचा खिंची हुई थी और वो बहुत सफेद थे और अजीब तरीके से भाग रहे थे, जैसे उन्हें भागना ना आता हो। मैं जितनी तेज हो सकती थी रिवर्स में गाड़ी भगाई, लेकिन इतना भी नहीं कि कंट्रोल खो दूं। करीब आधा मील पीछे जाने के बाद मैंने हिम्मत की और गाड़ी घुमा दी और फिर मैं हाईवे पर उड़ने लगी। मैं सीधे फेयर बैंक्स पहुंची। बीच में बस एक बार रुकी जब मुझे एक अच्छी रोशनी वाला होटल मिला। अगले दिन मैं एंकोरेज चली गई। मैंने सोचा पुलिस को कॉल करूं, क्योंकि वो निशान वो हाईवे पर जरूर मिलेगी। उनकी लाशें भी मिलेंगी, मेरी गोलियों के खोल भी, टायर के निशान भी। मैं सस्पेक्ट बन सकती थी, लेकिन अगर मैं खुद बताती तो भी शक मुझ पर ही जाता। इसलिए मैंने नहीं बताया। बेहतर था कोई मुझे उस जगह से जोड़ ना पाए। अगले हफ्ते मैंने सब कुछ छोड़ा, नौकरी, घर और वापस टेक्सास चली गई। पुलिस कभी मेरे पास नहीं आई तो शायद मैंने सही फैसला लिया। लेकिन आज भी मुझे उन अजीब लंबी चीजों के सपने आते हैं। शायद मुझे पीटीएसडी है, लेकिन मैं किसी थेरेपिस्ट को यह सब नहीं बता सकती। अब मैं वो एडवेंचर गर्ल नहीं रही। मैं रात में कहीं नहीं जाती और जितना हो सके शहर में ही रहती हूं। मैं बिना चोट के नहीं निकली, लेकिन जिंदा निकली। मैं सच में बहुत किस्मत वाली थी, लेकिन वो कपल इतना किस्मत वाला नहीं था। ये कहानी उस घटना की है जो कुछ साल पहले आधी रात में मेरे एक दोस्त की ग्रेजुएशन पार्टी में मेरे साथ हुई थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद मैं किसी गरज की आवाज से ही डर गया था। लेकिन दिल कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मैं वेस्टर्न न्यूयॉर्क के एक ग्रामीण इलाके में रहता हूं, शहर से काफी दूर, और मेरे कई दोस्त तो मुझसे भी ज्यादा दूर बिल्कुल सुनसान इलाकों में रहते हैं। उनमें से एक दोस्त, जिसे मैं यहाँ एरिक कहूंगा, उसने अपने घर पर हाई स्कूल ग्रेजुएशन की पार्टी रखी थी और उसका घर तो जैसे दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। पार्टी अगले दिन सुबह तक खिंचती चली गई और एरिक अब माता पिता और टीचर्स के साथ बेकार की बातें करके परेशान हो चुका था। तो उसने कहा हम सब चुपचाप निकल चलते हैं और उसके तालाब में तैरने चलते हैं। हम कुल मिलाकर 8 लोग थे और सब लोग मान गए। हम कुछ मील दूर उस तालाब की तरफ गाड़ी से गए और आपको जगह समझाने के लिए बता दूं, आप एक ऐसी पहाड़ी सोचो जो इतनी बड़ी और ढलानदार हो कि नीचे उतरने में करीब 5 मिनट लग जाएं। उस पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा खुला इलाका था जिसमें एक तालाब और एक शेड बना हुआ था। बाकी तीनों तरफ घना जंगल था और पहाड़ी के दूसरी तरफ कई मील तक आमिश इलाका फैला हुआ था। हमने अपनी गाड़ियां पहाड़ी के ऊपर एक खलिहान के पास पार्क की और फिर नीचे उस खुले इलाके की तरफ उतर गए। हम सब अपने कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवियर में तालाब के बीच बने एक छोटे से तैरते प्लेटफॉर्म तक तैर कर पहुंचे।
हमने 1-2 घंटे तैराकी करते हुए उस प्लेटफॉर्म को पलटने की कोशिश करते हुए बिताए। रात बादलों से ढकी हुई थी। इतना अंधेरा था कि मैं अपने आसपास किसी का चेहरा तक साफ नहीं देख पा रहा था। सब के सब धुंधले साए जैसे लग रहे थे। अगर उनकी आवाजें पहचान में ना आती तो मैं कभी नहीं जान पाता कि कौन कौन है। तभी एरिक ने हमें बताना शुरू किया कि पिछले हफ्ते उन्होंने इस तालाब में कुछ बहुत बड़ी बड़ी मछलियां छोड़ी थी और हमारे एक दोस्त को मछलियों से बहुत डर लगता था। यह सुनते ही वो घबरा गया और पागलों की तरह किनारे की तरफ भागने लगा, हाथ पैर मारता हुआ, पानी उछालता हुआ, जोर जोर से सांस लेता हुआ। हम सब ने बारी बारी से एरिक को डांटा कि वो कितना बेवकूफ़ी भरा मजाक था। हम अपने दोस्त के पीछे पीछे तैरते हुए गए और जैसे तैसे उसे शांत किया। फिर हमने फैसला किया कि अब रात को यहीं खत्म करते हैं। एक एक करके सबने कपड़े पहने और घर निकल गए। आखिर में सिर्फ एरिक और मैं रह गए। मुझे अपनी कार की चाबियां नहीं मिल रही थी। एरिक ने पूछा, सब ठीक है? और मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, तो मैंने कहा, बस 1-2 मिनट लगेंगे, मुझे बस एक मैसेज का रिप्लाई करना है। मैंने उसे कहा कि वो निकल जाए और वो मुझे उस खलिहान के पास अकेला छोड़कर चला गया। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुआ, मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और अपनी चाबियां ढूंढने के लिए वापस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। जहां मैंने कपड़े उतारे थे वहां ढूंढते हुए करीब 1-2 मिनट ही हुए थे कि अचानक जंगल के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ, बिल्कुल बादलों की गरज की तरह। मैंने सोचा बस बादलों की आवाज होगी और मैं ढूंढता रहा, लेकिन 1-2 मिनट बाद वही सेम आवाज फिर से सुनाई दी। अब यह समझना जरूरी है, ये दूसरी आवाज अलग आवाज नहीं थी, ये बिल्कुल वही पहली वाली आवाज थी, एकदम कॉपी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बार बार चलाई जा रही हो। मैं चाबी ढूंढता रहा और तभी तीसरी और फिर चौथी बार आवाज आई और तभी मुझे एहसास होने लगा ये कोई बादलों की गरज नहीं थी। हर आवाज एक जैसी थी और बराबर समय के अंतराल पर आ रही थी। इतना कि मैं अंदाजा लगाने लगा कि अगली आवाज कब आएगी, और मैंने ये भी नोटिस किया कि आवाजें और तेज होती जा रही थी, जैसे जो भी ये कर रहा था वो करीब आ रहा था। अब सच में मैं डरने लगा था। मैं मुड़ा और वापस पहाड़ी की तरफ भागने लगा। उम्मीद थी कि चाबियां कार के पास मिल जाएंगी और अगर नहीं भी मिली तो मैं गाड़ी में बैठकर इस तूफान के खत्म होने का इंतजार करूंगा और फिर से वापस आऊंगा। लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त मैंने देखा कि सिर्फ आवाजें तेज नहीं हो रही थी, बल्कि उनके बीच का समय भी लगातार कम होता जा रहा था। हर बार सब कुछ अजीब लग रहा था, बिल्कुल अननेचुरल। मैंने बस 1-2 मिनट जमीन पर चाबियां ढूंढी, लेकिन आवाजें इतनी तेज हो गईं कि मेरे अंदर फाइट और फ्लाइट जैसा रिएक्शन शुरू हो गया। मैं भागकर अपनी कार में घुसा और उसे लॉक कर लिया। सोचा अंदर बैठकर इंतजार करूं। अब हर आवाज के बीच सिर्फ 30 सेकंड का गैप था और वो इतनी तेज थी कि हर बार मैं अनजाने में हाथ अपने कानों की तरफ उठा लेता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पूरी तरह डर चुका था और अब मुझे यकीन था वो कोई गरज नहीं थी। मैं पागलों की तरह चाबियां ढूंढने लगा, दुआ कर रहा था कि वो मेरी कार में ही हो, क्योंकि अब आवाजें कान फाड़ देने वाली हो चुकी थी और इतनी पास आ रही थी कि वो एक लगातार गूंज जैसी लग रही थी। अगली आवाज पहली के खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाती। मैं अपने खुद के डर भरे ख्याल भी सुन नहीं पा रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी सीट के नीचे से झांकती मेरी चाबियों पर। मैंने झट से चाबियां उठाई और इग्निशन में लगा दी। बस निकलने ही वाला था कि तभी आखिरी धमाका हुआ। यह आखिरी आवाज पहले से दोगुनी तेज थी, इतनी कि ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर कुछ हिल रहा हो। कार भी हिल गई थी, हेडलाइट्स झपकने लगी थी। वो बंद हुई, फिर वापस चालू हुई। खिड़कियां तक कांप रही थी और फिर धीरे धीरे उस आवाज की गूंज खत्म हुई।
उस आखिरी धमाके के बाद सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। मैं पूरी स्पीड में सड़क पर भागा। 2 शहर पार करने के बाद ही मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और फिर घर पहुंचा। अगले दिन मैंने पार्टी में आए कुछ लोगों से और एरिक से भी पूछा कि क्या उन्होंने वो आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना था। ना कोई धमाका, ना कोई गरज। मैंने बाद में भी चेक किया, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि उस रात तूफान आया था। शायद ये अनुभव सिर्फ मेरे साथ ही हुआ। मैं अकेला था अपनी कार में, जंगल के बीच और आधी रात के समय, और वो अजीब अनदेखी आवाजें बार बार दोहराई जा रही थी, लेकिन उनका कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।